We will discuss next unit of the chemistry, chapter number 4, chemical kinetics. ठीक है, चैप्टर 4 हम शुरू कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स. Is there any doubt? फर्स्ट 3 यूनिट्स में कोई डाउट, सॉलिड स्टेट में कोई डाउट है? सो नेक्स्ट चैप्टर 4 है हमारा केमिकल काइनेटिक्स. That is also from the physical chemistry. ये भी physical chemistry का चैप्टर है आपका, ठीक है. सो केमिकल काइनेटिक्स जैसा कि नाम बताया है, सो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं. केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of a chemical reaction. कि आपका जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल चेंज हो रहा है, वो किस रेट से प्रोसीड हो रहा है. देखिए, एज वी नो दैट सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसीड फास्ट, सर्टेन रिएक्शंस आर प्रोसीड वेरी स्लोली एंड सर्टेन रिएक्शंस प्रोसीड विद अ मॉडरेट रेट. मतलब उनका जो स्पीड होता है, ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट रेट से प्रोसीड. तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली क्या बताता है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है उसका एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब किस रेट से आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम यही चीज डिस्कस करने वाला है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि आपकी जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है वो किस रेट से प्रोसीड हो रही है. We find out its numerically. हम क्या करेंगे, उसको numerically find out करेंगे, ठीक है. And secondly we are discussing this the mechanism of the chemical reaction, कि रिएक्शन जो है वो किस मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रही है, कैसे रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. मेनली हम ये दो पार्ट इस यूनिट के अंदर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं. एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, कि किस रेट से आपका केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने वाला है, एंड सेकंड वन मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, थ्रू व्हिच मैकेनिक्स और थ्रू व्हिच मैकेनिज्म रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, दैट वी विल डिस्कस इन द केमिकल काइनेटिक्स. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब देखिए, जैसा कि हमने अभी बोला कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत फास्टली प्रोसीड होती हैं, कुछ रिएक्शंस जो है वो बहुत ही स्लोली प्रोसीड होती हैं. जैसे रिएक्शन है AgNO3 रिएक्ट विद NaCl, इट विल फॉर्म AgCl, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl एंड NaNO. अब ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसीड होती है, ठीक है. तो रिएक्शन फास्ट प्रोसीड होने का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स अपने रेस्पेक्टिव एटम्स में फास्टली क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं. उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो लेस है. तो बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया है कि whenever a chemical reaction is to be occur, atoms are the particles which are take participate in the reaction. रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एटम पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहले क्या होंगे, एटम्स में डिसोसिएट होंगे. तो एटम्स में उनका डिसोसिएशन जितना फास्ट होगा, मतलब ये एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो जितने उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने क्या होंगे, लेस रहेंगे, उतना आपको लेस एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उनको ब्रेक डाउन करने के लिए. और फिर वो कितना स्पीडली, कितना प्रॉपरली या कितना अफेक्शनेटली वापस नए बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो उस पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिपेंड करता है. मतलब एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल जितने फास्टर ब्रेक डाउन होंगे और नए मॉलिक्यूल्स या नए बॉन्ड जितने फास्टर बनेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा. एग्जिस्टिंग एटम्स
के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनके ब्रेकडाउन में ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, इट विल टेक मोर टाइम, तो आपकी रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, स्लो डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये आपका बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जो आपका फ्री आयरन होता है या प्योर आयरन होता है उस पर रस्ट का डिपोजिशन होना, इट विल टेक मोर टाइम, तो बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है रस्ट के डिपोजिशन में, तो रिएक्शन बहुत ही स्लो है। तो एग्जिस्टिंग एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वहां ज्यादा है, उसका ब्रेकडाउन होना और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना बहुत टाइम ले रहा है। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम ये सब कुछ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा मेन पॉइंट जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ये आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो 3 पॉइंट हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकली वी फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड the factors on which the rate of reaction depends, and third one the mechanism through which the reaction is to be proceed. That 3 points we have discussed in this chapter. Is it clear? थर्ड पॉइंट है मैकेनिज्म, कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा है, रिएक्टेंट किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमारा इस यूनिट का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल आर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। अब रिएक्शन क्या होता है, अ प्रोसेस थ्रू विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। प्रोसेस जिसके थ्रू रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वो प्रोसेस क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। तो यदि मैं ऐसा बोलूं if I am plotting a graph between the concentration of reactant and the time, y axis पे मैंने क्या लिया, concentration of reactant, और y टाइम x axis पे मैंने क्या लिया, टाइम। तो क्या होगा, as the reaction proceed reactant की concentration कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की concentration बढ़ती जाएगी। तो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। एंड एज आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पी से, और टाइम के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करूं, ये टाइम स्मॉल, तो क्या होगा, एज द टाइम प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियली कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का, और एक्सपोनेंशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जब भी आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ कैन वी डिफाइन अ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is equal to change in concentration of reactant or product with respect to time. क्या है, change in a concentration of product or change in a concentration of reactant or product with respect to time. टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। बट आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर होगा। जैसे देखिए मैं इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे देखिए कि टाइम t1 पर मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R1, और टाइम t2 पर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लिया R2। क्या ले लिया, R2। तो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 माइनस R1 अपॉन
T2 minus T1. That is what? Rate of change of concentration of reactant with respect to time. अब देखिए R2 minus R1, ये जो डिफरेंस आएगा ये नेगेटिव होगा. क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है. R2 की वैल्यू स्मॉलर है, R1 की वैल्यू ज्यादा है. तो R2 माइनस R1 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव होगा. तो यहां मैं माइनस साइन लगा दूंगा. तो ये हो गया R का वैल्यू. R का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल r, रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1. या इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T. R2 माइनस R1 क्या हो गया? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T. माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा वो नेगेटिव हो, एंड योर रेट ऑफ रिएक्शन इज अ प्योर नंबर, अ न्यूमेरिकल वैल्यू, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है. ठीक है, तो ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. नाउ आई एम राइटिंग अ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो टाइम के साथ क्या हो रहा है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है. तो देखिए ये T1 टाइम पर मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है P1 और T2 टाइम पर मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है P2. तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ देखिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. R इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1. अब देखिए P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है तो ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा. तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T. तो ओवरऑल आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या आया? दोनों के टर्म में एक साथ लिख रहा हूं मैं. R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T और इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T. So rate of reaction is change in a concentration of reactant or change in a concentration of product with respect to time. Any change in the concentration of reactant divided by time interval, change in the concentration of product divided by time interval. And that is called rate of reaction. It is a pure number. Is it clear? ठीक है. Now अब हमारा मेन पॉइंट आता है यूनिट ऑफ R. रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ R? तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? हाउ कैन वी डिफाइन हाउ टू डिफाइन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? देयर आर वेरियस मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन. तो देखिए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर. तो चेंज इन कंसंट्रेशन इसका यूनिट भी क्या होगा? मोल पर लीटर. वो या तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो या फिर प्रोडक्ट की हो, तो किसी की भी हो. क्या हुआ? मीटर क्यूब नहीं, मोल पर लीटर. मोल पर हाँ लीटर क्यूब क्या होता है? लीटर क्यूब क्या होता है? मीटर क्यूब होगा ना, या तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या लीटर. लीटर क्यूब क्या होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1/1000 मीटर क्यूब. तो प्रैक्टिकल यूनिट वॉल्यूम की लीटर ही तो लेते हैं हम. तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हुआ? मोल पर लीटर. क्या हुआ? मोल पर लीटर. और टाइम का हो गया, टाइम को आप मिनट में भी ले सकते हैं, सेकंड में भी ले सकते हैं, आवर्स में भी ले सकते हैं, ईयर्स में भी ले सकते हैं. तो मैं टाइम का यूनिट टाइम ही ले रहा हूं. यदि ऐसा यूनिट लेना चाहें तो सेकंड ले लेते हैं. तो यूनिट ऑफ आर क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ आर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. और इन जनरल यदि आप यूनिट ऑफ आर बताएं तो ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स. अब टाइम आप चाहें तो सेकंड में ले लें, टाइम आप चाहें तो मिनट में ले लें, टाइम आप चाहें तो आवर्स में ले लें. उस हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होगी,
जैसे टाइम आपका अलग अलग रहेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन यूनिट इन जनरल यूनिट ये हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। इज इट क्लियर? इज देयर एनी डाउट? ठीक है। अब यदि सपोज, ये तो एक सिंपल सा मैंने रिएक्शन लिखा कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन आप बता सकते हैं। अब यदि सपोज आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स हैं और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके सुटेबल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमने उनको बैलेंस भी किया है, जैसे टू रिएक्टेंट्स A and B chemically combine and form two products C and D, and small a, small b, small c and small d are their suitable stoichiometric coefficients. A का stoichiometric coefficient है small a, B का stoichiometric coefficient है small b, C का stoichiometric coefficient है small c और D का stoichiometric coefficient है small d. तो A, B जो है वो है stoichiometric coefficient of reactants, और C और D क्या है? stoichiometric coefficient of product. तो यदि आपकी इस तरीके से एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे रखी है, एक केमिकल चेंज बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, तो उसमें अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? R इज इक्वल टू माइनस, देखिए A और B का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होगा और C और D का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा, तो लिखा जाएगा माइनस 1 बाय स्मॉल a डेल्टा A बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 1 बाय B डेल्टा B बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1 बाय स्मॉल c डेल्टा C बाय डेल्टा T और इज इक्वल टू प्लस 1 बाय D डेल्टा कैपिटल D बाय डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन बनेगा इस केमिकल चेंज के लिए। जो उनके सुटेबल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो रेसिप्रोकल में आ जाएंगे, -1 बाय a, -1 बाय b, +1 बाय c, +1 बाय d। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और ये R है रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ डेल्टा A बाय डेल्टा T क्या बोला जाएगा? दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। डेल्टा A बाय डेल्टा T क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। डेल्टा B बाय डेल्टा T क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। डेल्टा C बाय डेल्टा T क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो अपीयर होंगे और रिएक्टेंट डिसअपीयर होंगे, तो इसलिए क्या बोला? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A एंड B और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एंड D। तो डेल्टा C बाय डेल्टा T क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, एंड डेल्टा D बाय डेल्टा T क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। ठीक है, यस। क्या कह रहे हैं? क्योंकि हम पर्टिकुलर एक एटम के लिए या एक मॉलिक्यूल के लिए चेक करेंगे ना, ये जैसे यहाँ A की वैल्यू 2 है, तो ये जो चेंज कर रहा है वो 2 मॉलिक्यूल कर रहे हैं, तो हमें तो चेंज जो बताना है वो एक मॉलिक्यूल के लिए बताना है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में रहेंगे हमें तो जो भी चेंज बताना है वो 1 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बताना ना, इसलिए इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो रेसिप्रोकल में आ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे देखो फॉर एग्जांपल 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, ये मैंने केमिकल चेंज लिखा। ठीक है, तो अब आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो मैं चेक करूंगा वो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 के रेस्पेक्ट में चेक करूंगा ना, तो हमें यहाँ तो 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये जो 2 होगा वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, मतलब इसका इनवर्स हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आया लॉजिक समझ में?
जैसे यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, इसलिए 1/4 हो जाएगा। आया समझ में क्यों आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल में जा रहे हैं? एनी डाउट? तो अब देखिए डेल्टा ए, देखिए ये अभी कुछ एग्जांपल्स में क्लियर आउट करूंगा। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या होगा? दैट इज व्हाट? रेट ऑफ disappearance of A, and डेल्टा B by डेल्टा T क्या होगा? रेट ऑफ disappearance of B, ठीक है। डेल्टा C बाय डेल्टा T क्या होगा? रेट ऑफ appearance of C, एंड डेल्टा D बाय डेल्टा T क्या होगा? रेट ऑफ appearance of D. Is it clear? आया समझ में? So that is the rate of reaction when you represent a chemical change in the form of balanced chemical equation. किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। इज इट क्लियर? आया समझ में? अब देखिए जैसे मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2N2O5 gives 4 molecule of NO2 plus 4. तो इस केमिकल चेंज के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? R is equals to -1/2 डेल्टा N2O5 change in the concentration of dinitrogen pentaoxide divided by time taken, और equals to +1/4 डेल्टा NO2 by डेल्टा T, और प्लस डेल्टा O2 by डेल्टा T। सिमिलरली जैसे है N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, और इज इक्वल्स टू +1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। इज इट क्लियर? अब इसमें फर्स्ट रिएक्शन के लिए देखिए ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? कंफर्म? एनी डाउट? ठीक है। नाउ वी move to the next point, that is type of rate of reaction.